हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विभिन्न मुद्दे। यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित सभी क्वेश्चनों को हम एनालिसिस करेंगे और अधिक से अधिक क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे जिसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति 1 से 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और इसी प्रकार की वीडियो जो है आप लोगों के लिए हम लाते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, निम्न में से किन देशों के मध्य फर्क का विवाद है? तो फर्क का विवाद अभी हाल ही में इसका सॉल्यूशन किया गया था, तो इसका भारत और बांग्लादेश के बीच है, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। फरक्का विवाद जो है भारत और बांग्लादेश के मध्य पानी के बंटवारे से संबंधित है और फरक्का बांध के द्वारा गंगा नदी के पानी को हुगली नदी के बहाव को बनाए रखने के लिए छोड़ दिया जाता है। कोलकाता बंदरगाह का संचालन हुगली नदी के जलस्तर पर निर्भर है और इस प्रक्रिया में बांग्लादेश में गंगा नदी जल का प्रवाह कम हो जाता है और वहाँ सूखे की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश से भारत ने 1992 में पूर्ण कूटनीतिक संबंध स्थापित किए थे? तो ये इजराइल से किए थे, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1992 में। तो आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। 29 जनवरी 1992 को भारत के विदेश सचिव द्वारा इजराइल के साथ पूर्ण कूटनीतिक संबंध स्थापित करने के लिए भारत सरकार के निर्णय की घोषणा की गई थी और इसके पश्चात इजराइल के साथ जो है सुषुप्त संबंधों में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक युग का सूत्रपात हुआ था। तो उससे पहले इजराइल से हमारे कोई भी राजनीतिक जो है कूटनीतिक संबंध नहीं थे और मोदी गवर्नमेंट आने के बाद अभी इजराइल से जो है हमारे राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध बहुत अच्छे हुए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीयतावाद के में विश्वास रखता था? तो अंतर्राष्ट्रीयता में विश्वास कौन रखता है, यानी ए इसका राइट आंसर वुड्रो विल्सन राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं वुड्रो विल्सन अंतर्राष्ट्रीयतावाद से संबंधित हैं और उसमें विश्वास करते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आदर्शवादी दृष्टिकोण के समर्थक हैं और आदर्शवाद अंतर्राष्ट्रीय समाज का एक ऐसा चित्र प्रस्तुत करता है जो शक्ति की राजनीति यानी पावर पॉलिटिक्स, अनैतिकता, ठीक है, इमोरलिटी और हिंसा वायलेंस से मुक्त हो, तभी इसे शांतिमय रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीयवाद का मार्ग राष्ट्रवाद से ही गुजरता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी ए जिम्मर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीयवाद का जो मार्ग है वो राष्ट्रवाद से ही गुजरता है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी इसका ए जिम्मर राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ए जिम्मर का विचार है कि अंतर्राष्ट्रीयवाद राष्ट्रीयवाद का ही विस्तारित रूप है और यहाँ पहुँचने के लिए राष्ट्रवाद के मार्ग से गुजरना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, 1688 ईस्वी में हुई गौरवपूर्ण क्रांति का संबंध निम्न में से किस देश से था? तो 1688 में जो गौरवपूर्ण क्रांति का संबंध आप राइट कर सकते हैं इसका आंसर, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इंग्लैंड की क्रांति से। आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। 1688 ईस्वी में गौरवपूर्ण क्रांति का संबंध इंग्लैंड से था। जेम्स द्वितीय के शासनकाल में 1685 से 88 में राजा तथा ब्रिटिश संसद के मध्य संघर्ष अपने चरम बिंदु पर पहुंच गया था और उसकी निरंकुशता, अड़ियलपन तथा मनमाने ढंग से त्रस्त होकर जनता ने विद्रोह कर दिया और फलस्वरूप जेम्स द्वितीय की पुत्री मरियम यानी मैरी तथा उसके पति विलियम को इंग्लैंड की सत्ता प्राप्त हुई थी। बिना रक्त के बहाए इस क्रांति को पूर्ण जो है समर्थन मिला था, इसीलिए इसे गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता है और जॉन लॉक के द्वारा भी इसका समर्थन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, यहाँ एक दैत्य सो रहा है, उसको सोने दो क्योंकि यदि वह जग गया तो दुनिया को हिला देगा। यह कथन किसके बारे में था? तो ये चीन के बारे में कहा गया है, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ एक दैत्य सो रहा है, उसको सोने दो क्योंकि यदि जग गया तो दुनिया को हिला देगा। नेपोलियन ने यह कथन चीन के संदर्भ में कहा था, यानी नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा ये चीन के संदर्भ में कहा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, फ्रांस की राज्य क्रांति का स्वरूप था। तो फ्रांस की राज्य क्रांति का स्वरूप क्या था? बुर्जुआ यानी मध्य वर्ग, ए इसका राइट आंसर
हो जाएगा। आप देख सकते हैं फ्रांस की राज्य क्रांति का स्वरूप बुर्जुआ वर्ग था, क्योंकि 16वीं-17वीं शताब्दी में फ्रांस में मध्य वर्ग सचेत और सुगठित हो चला था, क्योंकि बढ़ता हुआ व्यवसाय उसके हाथ में था। लेकिन इस समय राजतंत्र का केंद्रीकरण बढ़ता ही जा रहा था। पुरातन सामंती व्यवस्था में बूर्बो वंश का लुई 14वां जैसे शासक यहाँ हुए, जो कहा करते थे मैं ही राज्य हूँ। और लुई 16वें के काल में 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई, और फ्रांस की क्रांति में वैचारिक योगदान रूसो, वॉल्टेयर और मोंटेस्क्यू आदि ने भी दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, यह मानने के लिए कारण है कि राष्ट्र का युग अब समाप्ति की ओर है और राष्ट्रवाद के कारण नए राज्यों का जन्म, साम्राज्यों के विघटन और सीमाओं का पुनर्निर्धारण हुआ है। तो कथन और कारण दिया गया है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ए असत्य है परंतु आर क्या है, सत्य है। यह मानने के लिए कारण है कि राष्ट्र का युग अब समाप्ति की ओर है, ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा। और राष्ट्रवाद के कारण जो है नए राज्यों का जन्म, साम्राज्यों के विघटन और सीमाओं का पुनर्निर्धारण हुआ है। आर इसका कथन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं जिस प्रकार परिवार और समुदाय अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं, उसी प्रकार राष्ट्र का अस्तित्व भी बना रहेगा। इन सभी संस्थाओं का संबंध जो है भावनात्मक स्थिति से है, जिसे कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। अतः उपयुक्त कथन में ए गलत है और आर राइट है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, विकासशील देशों के अल्प विकास का कारण है। तो विकासशील देशों के अल्प विकास का कारण जो है इनमें से सभी राइट हो जाएगा। ढांचागत सुविधाओं का अभाव और परंपरागत कृषि, दक्ष एवं ईमानदार प्रशासकों का अभाव, ये जो विकासशील कंट्रियां होती हैं ये सभी कमियां इसमें पाई जाती हैं, इसलिए इसमें इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं विकासशील देशों में जो कमियां हैं, ढांचागत सुविधाओं का अभाव रहता है, परंपरागत कृषि में सभी संलिप्त रहते हैं, दक्ष व ईमानदार प्रशासकों का अभाव रहता है, और लोगों की जीवन प्रत्याशा में क्या होती है, कमी रहती है, और शिक्षित तथा स्त्री शिक्षा का भी अभाव रहता है, और कम प्रति व्यक्ति आय भी रहती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सन 1965 ईस्वी में भारत पाक युद्ध के समय पाकिस्तान का शासक कौन था। तो अयूब खान उस टाइम पाकिस्तान के वजीर आजम या पाकिस्तान के शासक थे, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं सन 1965 ईस्वी में भारत पाक युद्ध के समय पाकिस्तान के शासक यानी राष्ट्रपति जो है अयूब खान थे, और 27 अक्टूबर 1958 से 25 मार्च 1969 तक लगातार दो कार्यकाल पाकिस्तान के राष्ट्रपति के रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत पाकिस्तान संबंधों के विषय में द्विपक्षीयता के सिद्धांत का निम्न में से किसमें समावेश किया गया था। तो द्विपक्षीयता का समावेश किसमें किया गया था, यानी शिमला समझौता में जो है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत पाकिस्तान संबंधों के विषय में द्विपक्षीयता के सिद्धांत का जो समावेश किया गया था शिमला समझौता में किया गया था। देखते हैं शिमला समझौता कब हुआ था। सन 1972 में भारत पाक युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला में एक समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था, इसे शिमला समझौता कहते हैं। इसमें भारत की तरफ से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जो है जुल्फिकार अली भुट्टो शामिल हुए थे। इस समझौते में भारत पाकिस्तान संबंधों के विषय में द्विपक्षीयता के सिद्धांत का समावेश किया गया था। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो दोनों देश अपने संघर्ष और विवाद समाप्त करने का प्रयास करेंगे, ये कहा गया था। उपमहाद्वीप में स्थायी मित्रता के लिए कार्य किया जाएगा और एक दूसरे के विरुद्ध बल प्रयोग नहीं करेंगे, और न ही प्रादेशिक अखंडता की अवहेलना करेंगे, और व्यापार तथा संचार को बढ़ावा दिया जाएगा। आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यावसायिक संबंधों को बेहतर बनाया जाएगा। दोनों अपने विवादित मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से निपटाएंगे। ये उसमें शिमला समझौते में मुख्य बिंदु थे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, शिमला समझौता जो है निम्न में से किन देशों के बीच हुआ था। तो डी इसका राइट आंसर हो गया, भारत और पाकिस्तान के बीच। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में 1971 में भारत के हस्तक्षेप का कारण था। तो भारत के हस्तक्षेप का कारण क्या था, आत्मरक्षा के लिए हस्तक्षेप, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1955 में पाकिस्तान सरकार के पूर्वी बंगाल का नाम बदलकर पूर्वी पाकिस्तान कर दिया, और पाकिस्तान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान की उपेक्षा और दमन की शुरुआत यहीं से हुई। यही तनाव सख्त का दशक आते आते अपने चरम पर पहुंच गया था, और पाकिस्तानी शासक याहिया खां द्वारा लोकप्रिय आवामी लीग और उसके नेताओं को प्रताड़ित किया जाने लगा। इसी के फलस्वरूप बंगबंधु जो थे शेख मुजिबुर रहमान की अगुवाई में बांग्लादेश का स्वाधीनता आंदोलन शुरू हुआ था, और बांग्लादेश में खून की नदियां बही, लाखों बंगाली मारे गए, तथा वर्ष 1971 में खूनी संघर्ष में 10 लाख से ज़्यादा बांग्लादेशी जो है शरणार्थी भारत में शरण लेकर रहने लगे थे। और इन शरणार्थियों की समस्या न केवल एक आर्थिक समस्या थी, बल्कि भारत के लिए यह राजनीतिक स्थायित्व एकीकरण की भी समस्या थी। अतः भारत को इस संघर्ष में आत्मरक्षा के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा, जिसके फलस्वरूप जो है 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ,
और पाकिस्तानी सेना ने अंततः 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना के समक्ष क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया था, और जिसके बाद बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना तथा मुजब्बिर रहमान जो है इसके प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत श्रीलंका समझौता कब हुआ था। तो क्वेश्चन पूछा गया तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, राजीव गांधी के शासनकाल में यानी 1987 में भारत और श्रीलंका का समझौता हुआ था। आप देख सकते हैं भारत और श्रीलंका के बीच तमिल जातीय समस्या से उत्पन्न तनाव को दूर करने के लिए भारत श्रीलंका समझौता पर जो है कोलंबो में 29 जुलाई 1987 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धने ने हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के अंतर्गत भारत ने अपनी शांति सेना जो है श्रीलंका भेजी थी। तो बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत श्रीलंका समझौता कब हुआ था और किस किस के बीच हुआ था, यानी राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धन के बीच ये समझौता हुआ था 1987 में। मैं एक बार जो है वीडियो थोड़ा सा इसको कर लेता हूँ, मैसेज आ रहे हैं बार बार, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मित्र राष्ट्रों द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की व्यवस्था बनाने में किस सम्मेलन का महत्वपूर्ण योगदान था। तो याल्टा सम्मेलन 1945, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसको, मित्र राष्ट्रों द्वारा जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की व्यवस्था बनाने के लिए रूस के क्रीमिया प्रायद्वीप के याल्टा नामक स्थान पर 4 से 11 फरवरी 1945 के मध्य एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। ठीक है, तो रूस के याल्टा नामक स्थान पर के इसलिए इसे याल्टा सम्मेलन का नाम दिया गया था 1945 में। अगला क्वेश्चन है, भारत सोवियत संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। तो भारत और सोवियत संधि पर हस्ताक्षर जो हुए थे 1971 में हुए थे, सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत और सोवियत संघ के बीच 9 अगस्त 1971 में शांति, मित्रता और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। ये हस्ताक्षर का मेन उद्देश्य यही था कि जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चला था, वहाँ पे अमेरिका ने अपने बे ऑफ बंगाल में अपने समुद्री जहाज भेज दिए थे इंडिया के पाकिस्तान की तरफ से, तो इंडिया को मजबूरन रूस रशिया के पास जाना पड़ा था और ये शांति और मित्रता की सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए थे 1971 में, और रूस ने हमारी सहायता की थी। अगला क्वेश्चन है, चीन के नेताओं की भारत यात्रा के दौरान किन स्थानों पर चीनी सेनाओं की घुसपैठ पर समस्या हुई थी। तो इसका बी राइट आंसर हो जाए, लद्दाख के डेप्सांग और चुमार में। प्रश्नकाल के दौरान चीन के नेताओं की भारत यात्रा के समय जिन स्थानों पर घुसपैठ समस्या हुई थी वे जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र में आते हैं और उनके नाम डेप्सांग और चुमार हैं। ये करंट का क्वेश्चन है, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मार्शल योजना का संबंध है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्शल योजना का संबंध पश्चिमी यूरोप की सहायता से है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अमेरिकी विदेश सचिव जॉर्ज मार्शल ने 5 जून 1947 को अपनी योजना की घोषणा हार्वर्ड विश्वविद्यालय में की थी, और इस योजना को यूरोपीय पुनरुत्थान योजना, ठीक है, यूरोपियन रिकवरी प्लान के नाम से जाना जाता है, जिसे सामान्यतः मार्शल योजना या मार्शल प्लान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूतपूर्व सोवियत संविधान ने अपनी संघीय इकाइयों को कुछ ऐसे अधिकार दिए थे जो भारतीय तथा अमेरिकी संघों ने अपनी इकाइयों को नहीं दिए थे। तो उसको देख लेते हैं कौन कौन से इसमें हैं। तो विदेशी शक्तियों के साथ संबंध स्थापित करना बिल्कुल राइट हो जाएगा, विदेशी शक्तियों के साथ संबंध स्थापित करना, और संघ से अलग हो सकना, संघ से अलग हो सकना भी ये राइट हो जाएगा। अलग सेना रखना ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा, और किसी क्षेत्रीय संगठन में सम्मिलित होना ये भी रॉन्ग हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा जो है राइट हो जाएगा। जो भूतपूर्व सोवियत संविधान ने अपनी संघीय इकाइयों को ये अधिकार दिए थे, सिर्फ 2, विदेशी शक्तियों के साथ संबंध स्थापित करना और संघ से अलग हो सकना। आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, भूतपूर्व सोवियत संघ ने संविधान में संघीय इकाइयों या राज्यों को संघ से पृथक होने का अधिकार दिया गया था। साथ ही संघीय इकाइयां यानी विदेशी शक्तियों के साथ संबंध स्थापित कर सकती थी। और तो स्पष्ट कथन जो है 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मिखाइल गोर्बाचोव ने प्रस्तावित किया था। तो मिखाइल गोर्बाचोव ने क्या प्रस्तावित किया था, यानी ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल जो है गोर्बाचोव जो थे, इन्होंने पेरेस्ट्रोइका यानी पुनर्निर्माण, पेरेस्ट्रोइका मतलब होता है पुनर्निर्माण और ग्लासनोस्ट का मतलब होता है खुलापन नामक कार्यक्रम को प्रारंभ किया था। पेरेस्ट्रोइका के द्वारा गोर्बाचोव आर्थिक विकास को तेज करके आर्थिक पुनर्निर्माण चाहते थे, इसलिए ग्लासनोस्ट पेरेस्ट्रोइका का सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में विस्तार हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 1967 में आसियान की स्थापना हुई थी और निम्नलिखित में से कौन सा देश इसका सदस्य नहीं था।
ठीक है। जब 1967 में आसियान की स्थापना हुई थी, पूछ रहा तो इसका सदस्य कौन सा देश नहीं था, तो लाओस उस टाइम इसका सदस्य नहीं था। अभी वर्तमान में लाओस इसका सदस्य है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 8 अगस्त 1967 में आसियान की स्थापना जो है 5 मूल सदस्यों के साथ हुई थी, जिसमें मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और फिलीपींस सम्मिलित थे। और वर्तमान में आसियान में जो है 10 सदस्यों की संख्या 10 है, जिसमें ब्रुनेई 1994 में, वियतनाम 1995 में और लाओस और म्यांमार जो है 1997 1997 में और कंबोडिया अंतिम 1999 में आसियान में शामिल हुआ था। और वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 10 हो चुकी है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, G15 देशों के प्रथम शिखर सम्मेलन 1990 का स्थल था। तो G15 देशों के प्रथम शिखर सम्मेलन 1990 का जो स्थल था वो कुआलालंपुर था, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। G15 का गठन बेलग्रेड में सितंबर 1989 में आयोजित हुए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 9वें शिखर सम्मेलन में किया गया था और इसका उद्देश्य दक्षिण दक्षिण सहयोग तथा उत्तर दक्षिण संवाद स्थापित करना है। और G15 देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में 1 से 3 जून 1990 को आयोजित हुआ और प्रारंभ में G15 में 15 सदस्य थे, लेकिन वर्तमान में 17 सदस्य हो चुके हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, उरुग्वे चर्चा के दौरान का परिणाम हुआ। तो उरुग्वे चर्चा के दौर का जो परिणाम क्या हुआ था, उरुग्वे राउंड की बात करेंगे तो उरुग्वे राउंड का परिणाम था विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के 8वें व अंतिम चक्र का प्रारंभ जो है 1986 में पुंटा डेल एक्टे उरुग्वे में हुआ था और अंतिम रूप से उरुग्वे समझौते पर अप्रैल 1994 में मराकेश यानी मोरक्को में हस्ताक्षर किए गए। इसी समझौते पर 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी, यानी उरुग्वे समझौते के बाद ही इसकी स्थापना की गई थी। यह इसको गेट के स्थान पर लाया गया था, जो गेट की स्थापना 1945 में की गई थी और वही गेट जो है 1 जनवरी 1995 1945 को जो है WTO के रूप में परिवर्तित हो गया था। अगला क्वेश्चन है, नाटो यानी नाटो संधि पर किस वर्ष से हस्ताक्षर हुए थे। तो नाटो जो है 1949 यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये अमेरिका में जो अमेरिका के गठबंधन में सम्मिलित देशों का एक संगठन है जिसे नाटो के नाम से जाना जाता है। हम बात करेंगे नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक सैन्य संगठन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को उत्तर अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। और नाटो का मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और इस संगठन के अंतर्गत सामूहिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से सदस्य राज्य बाहरी हमले की स्थिति में सहयोग करने के लिए सहमत होंगे। वर्तमान में इसके 28 राज्य इसके सदस्य हैं। तो नाटो का मतलब है, अर्थात जो भी देश इसमें सम्मिलित हैं, अगर एक देश पे भी आक्रमण होता है तो इसका मतलब होगा कि नाटो के सभी देशों में आक्रमण हुआ और सभी देश मिलकर उसका सामना करेंगे। और इसमें पाकिस्तान भी जो है सम्मिलित हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत इसमें सम्मिलित नहीं हुआ है क्योंकि भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को फॉलो करता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, नाटो NATO का मुख्यालय स्थित है, यानी नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ब्रुसेल्स बेल्जियम, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेंटो ये भी जो है USA का एक सैनिक गठबंधन ही कह सकते हैं आप, ठीक है। तो सेंटो की स्थापना 1955 में हुई थी, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगी। सेंटो है, एक सीटो है, एक सेंटो है। तो सीटो की स्थापना, सीटो भी USA का ही एक संगठन है, उसकी स्थापना 1954 में हुई थी और सेंटो की स्थापना 1955 में हुई थी। सेंटो यानी सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की संधि का जन्म 1955 के बगदाद समझौते के रूप में हुआ था। यह एक सैनिक संधि है जिसमें टर्की, ईरान, ब्रिटेन और पाकिस्तान ने मिलकर इसे सेंटो नाम दिया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सैन्य संगठन नहीं है। तो नाटो सैन्य संगठन है, सेंटो भी और सीटो भी। तो अमेरिकी राज्यों का संगठन यानी डी इसमें जो है ये सैन्य संगठन नहीं है, बाकी तीनों सैन्य संगठन हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है। तो उत्तर अटलांटिक जो संधि संगठन है वो एक सैनिक गठबंधन है, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो एक सैनिक संगठन है, इसका जो वर्ष है 1949 में गठन किया गया था और साम्यवादी साम्राज्य का डर तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने के लिए सोवियत विस्तारवाद के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र की सफलता के प्रति गंभीर शंका इत्यादि कारणों ने नाटो के गठन का मार्ग जो है प्रशस्त किया था। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इनमें से किस घटना को तनाव शैथिल्य से जोड़ना अनुचित होगा। तो तनाव शैथिल्य से नाटो को जोड़ना अनुचित होगा, इसलिए ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी।
इस संगठन ने सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था अपनाई थी, अर्थात जिसके अनुसार इस संगठन के किसी एक सदस्य देश के ऊपर किसी अन्य देश द्वारा हमले की स्थिति में संगठन के सदस्य देश उसकी आक्रमणकारी देश की रक्षा करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य तीनों घटनाएं तनाव 47 से संबंधित हैं। बाकी निक्सन की चीन यात्रा भी तनाव 47 से संबंधित है, और सॉल्ट फर्स्ट और सॉल्ट सेकंड जो हुई थी संधियां ये भी है, और अमेरिका की वियतनाम से वापसी भी तनाव 47 से जोड़कर देखी जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तृतीय विश्व जो है पदावली का प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो तृतीय विश्व पदावली का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वो अल्फ्रेड सावी के द्वारा किया गया था, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं तृतीय विश्व यानी थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रांसीसी लेखक अल्फ्रेड सावी ने वर्ष 1952 में किया था। इस शब्द से सावी का संकेत उन अफ्रीकी एशियाई देशों की तरफ था जो सदियों तक उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की जड़ में थे, और तृतीय विश्व के देश प्राय जो है आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, और यहाँ तीव्र जनसंख्या वृद्धि है, अस्थिर राजनीतिक व्यवस्था तथा भ्रष्टाचार जैसी समस्या पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तीसरी दुनिया से तात्पर्य है? तो तीसरी दुनिया का तात्पर्य किससे हो जाएगा? एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के देश जो पहले गुलाम थे, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं दूसरी दुनिया जो शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है फ्रांसीसी जनांकीय मानवशास्त्री व इतिहासकार अल्फ्रेड सावी ने फ्रांसीसी पत्रिका जो है एल ऑब्जर्व्यूर में अपने एक प्रकाशित लेख में 14 अगस्त 1952 को किया था। तीसरी दुनिया के देशों में अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ओसनिया तथा एशिया क्षेत्र के देश आते हैं जो यूरोपीय देशों के उपनिवेश रह चुके हैं। इनमें तटस्थ तथा गुटनिरपेक्ष देश शामिल हैं। पहली दुनिया के देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन तथा उनके गठबंधन देश, और दूसरी दुनिया के देशों में सोवियत संघ, चीन और उनके गठबंधन देश, और तीसरी दुनिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नाइजीरिया आदि देश आते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन तृतीय विश्व के सदस्य हैं? तो तृतीय विश्व के सदस्य कौन कौन हैं? तो सी इसका राइट आंसर है भारत, नाइजीरिया और श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, परमाणु अप्रसार संधि अस्तित्व में आई थी? तो परमाणु अप्रसार संधि जो है 1968 में जो है अस्तित्व में आई थी। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 1 जुलाई 1968 को अमेरिका एवं अन्य 61 देशों ने परमाणु अप्रसार संधि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए थे, परंतु यह संधि वास्तव में 5 मार्च 1970 को प्रभावी हुई थी, अर्थात इसमें परमाणु हथियारों पर रोक लगाने के लिए ये संधि जो है लाई गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, परमाणु अप्रसार संधि पर अमेरिका और सोवियत संघ ने कब हस्ताक्षर किए थे? तो 1971 के पूर्व ही इन दोनों कंट्रियों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। परमाणु अप्रसार संधि पर अमेरिका और सोवियत संघ ने 1971 के पूर्व जो है 1968 में हस्ताक्षर किए थे, और भारत ने इसमें सिग्नेचर अभी तक नहीं किए हैं। और क्यों नहीं किए हैं इसके पीछे आप बहुत बड़ा रीजन है, और बाकी नेक्स्ट क्लास में कभी परमाणु अप्रसार ट्रीटी जो पढ़ाएंगे आपको करा देंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो शीत युद्ध शब्द का जो कोल्ड वॉर शब्द का प्रयोग सबसे पहले बर्नार्ड बारूच के द्वारा किया गया था, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विशिष्ट बर्नार्ड बारूच ने 1946 में पहली बार शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किया था, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच वैचारिक संघर्ष तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिसे शीत युद्ध कहा गया है। और यह युद्ध पत्र पत्रिकाओं, रेडियो प्रचार के साधनों से लड़ा गया, अर्थात यह वास्तविक युद्ध न होकर एक वातावरण का युद्ध था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे निलंबित मृत्युदंड की संज्ञा भी दी थी। और KPS मेनन के अनुसार यह दो विचारधाराओं आइडियोलॉजी पूंजीवाद बनाम साम्यवाद के बीच युद्ध था। दो पद्धतियों लोकतंत्र बनाम जनतंत्र के बीच युद्ध था। दो गुटों यानी नाटो और वार्सा पैक्ट के बीच युद्ध था। नाटो USA का हो गया और वार्सा पैक्ट रशियन गुट हो गया। दो राज्य अमेरिका तथा रूस के बीच युद्ध था। अब इस तरीके से आप इसको कोल्ड वॉर को यानी शीत युद्ध को समझ सकते हैं। सामान्यतः शीत युद्ध शब्द का प्रयोग जो है अंग्रेज लेखक जॉर्ज ऑरवेल ने 19 अक्टूबर 1945 को यू एंड द एटॉमिक बॉम्ब नामक नाम से प्रकाशित अपने निबंध में किया था, जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? बर्नार्ड बारूच के द्वारा किया गया था। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, शीत युद्ध का अर्थ है। तो शीत युद्ध का अर्थ क्या है? महाशक्तियों के बीच तनावपूर्ण जो संबंध हुए थे उसी को जो है शीत युद्ध कहा जाता है। आप देख सकते हैं शीत युद्ध का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में दो विरोधी महाशक्तियों के बीच तनावपूर्ण संबंध। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में शीत युद्ध शब्द का प्रयोग उन भारी तनावपूर्ण संबंधों का वर्णन करने के लिए किया जाता रहा जो सोवियत संघ तथा सोवियत राज्य अमेरिका के बीच धीरे धीरे विकसित हुए थे।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, बेल्जियम और हॉलैंड किन देशों के बीच मध्यवर्ती राज्य का कार्य करते हैं? तो बेल्जियम और हॉलैंड जो है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, फ्रांस और जर्मनी के बीच। यानी फ्रांस और जर्मनी के बीच जो है बेल्जियम और हॉलैंड मध्यवर्ती राज्य के रूप में कार्य करते हैं। आप एक्सप्लेनेशन का रीड कर सकते हैं। शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए मध्यवर्ती राज्य आवश्यक होते हैं। मध्यवर्ती राज्य को बफर स्टेट के नाम से जाना जाता है और दोनों बड़े अमित्र देशों को अलग रखकर उनमें युद्ध छेड़ने की गुंजाइश कम करना। उदाहरण के लिए प्रथम विश्व युद्ध से पहले रूस और जर्मनी के बीच पोलैंड मध्यवर्ती था और बेल्जियम और हॉलैंड दोनों फ्रांस तथा जर्मनी के बीच मध्यवर्ती थे और जर्मनी, इटली, फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच स्विट्जरलैंड मध्यवर्ती था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों ने किस अवधारणा का समर्थन किया था? तो इन्होंने प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किया था फ्रांसीसी क्रांति और अमेरिकन क्रांति के द्वारा। और कब हुई थी फ्रांसीसी क्रांति? 1789 और अमेरिका की क्रांति 1776 में। तो इन्होंने भी प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किया था। आप देख सकते हैं फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों दोनों ने ही विचारों और आदर्शों की उपज थी जिन्होंने प्राकृतिक एवं समानता के अधिकारों के आधार पर देश तथा समाज की उन्नति की मांग की थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष क्यूबा संकट से जुड़ा है? क्यूबा मिसाइल संकट जो हुआ था वो हुआ था 1962 में, 1962 में। आप देख सकते हैं वर्ष 1962 में क्यूबा में सोवियत संघ ने मिसाइल अड्डा बनाने का निर्णय लिया था, जिसके विरोध स्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका ने 23 अक्टूबर 1962 को अमेरिकी महाद्वीप की शांति और सुरक्षा को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा क्यूबा के बंदरगाहों की नाकेबंदी कर दी और यही घटना जो है क्यूबा संकट या क्यूबा मिसाइल संकट कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? तो ये उस टाइम पूछा गया, तो रानिल विक्रमसिंघे उस टाइम श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे। अभी हाल ही की घटना है, श्रीलंका के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब वहाँ से भाग चुके हैं, वहाँ पर जो है आपातकाल लग चुका है। आप देख सकते हैं प्रश्नकाल 2001 में श्रीलंका के राष्ट्रीय चुनाव में यूनाइटेड लिबरेशन पार्टी को बहुमत मिला और यूएलएफ के नेता रानिल विक्रमसिंघे ने 9 दिसंबर 2001 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। ज्ञातव्य कि 16 दिसंबर 2018 को इन्हें पुनः श्रीलंका का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है और श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोलंबो प्रस्ताव का संबंध है। तो कोलंबो प्रस्ताव का संबंध किससे है? तो ए इसका राइट आंसर होगा। कोलंबो प्रस्ताव का संबंध भारत चीन सीमा विवाद से जुड़ा हुआ मामला है। आप देख सकते हैं 21 नवंबर 1962 को चीन ने भारत के साथ युद्ध विराम की घोषणा की थी और भारत चीन सीमा विवाद को हल करने के लिए श्रीलंका, घाना, इंडोनेशिया, मिस्र, म्यांमार और कंबोडिया, एशिया और अफ्रीका, इन गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने दिसंबर 1962 में कोलंबो में एक सम्मेलन किया, जिसके फलस्वरूप 12 दिसंबर 1962 को भारत चीन विवाद के समाधान के लिए कोलंबो प्रस्ताव सामने आया और भारत ने इसे स्वीकार कर लिया, परंतु चीन ने अस्वीकार कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, कोलंबो समझौता 1962 का संबंध है किससे हो जाएगा? भारत चीन सीमा विवाद से, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत चीन के बीच की लड़ाई किस साल लड़ी गई थी? वही 1962 में कोलंबो प्रस्ताव के माध्यम से जिसमें समझौता हुआ था, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर आक्रमण किया क्योंकि चीन मैकमोहन रेखा को सीमा रेखा स्वीकार नहीं करता है। जैसे भारत और पाकिस्तान के विभाजन का रेड क्लिफ रेखा है, उसी प्रकार भारत और चीन के विभाजन की रेखा जो है मैकमोहन रेखा है, जिसे चीन आज तक एक्सेप्ट नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा स्थित है। तो मैकमोहन रेखा किस तरह स्थित है? यानी 20 का राइट आंसर, भारत और चीन के मध्य जो है मैकमोहन रेखा स्थित है। आप इसका एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। चीन भारत से मैकमोहन रेखा द्वारा पृथक होता है, अर्थात भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा अवस्थित है और पाक जल संधि के द्वारा भारत एवं श्रीलंका का विभाजन होता है और मैकमोहन रेखा के द्वारा भारत और चीन का विभाजन हुआ था, जिसको चीन जो है आज भी नहीं मानता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, हांगकांग ब्रिटेन द्वारा चीन को कब हस्तांतरित किया गया था? हांगकांग ब्रिटेन द्वारा चीन को कब हस्तांतरित किया गया था? तो इसका राइट आंसर एक भी नहीं है इसमें से, आप एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। वर्ष 1984 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर और चीनी समकक्ष झाओ जियोंग ने एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें यह तय किया गया था कि ब्रिटेन जो है हांगकांग की संप्रभुता यानी प्रभुसत्ता 30 जून 1997 को मध्य रात्रि के समय चीन को सौंप देगा और समझौते के अनुसार 1 जुलाई 1997 को हांगकांग के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर क्रिस पैटन ने हांगकांग छोड़ दिया था। अगला क्वेश्चन है, वार्सा पैक्ट समाप्त हुआ था। तो वार्सा पैक्ट कब समाप्त हुआ था? 1991 में, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जुलाई 1991 में। और बनाया कब गया था? बात करेंगे 14 जुलाई 1955 को सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट की स्थापना की थी। वार्सा पैक्ट नाटो का साम्यवादी प्रत्युत्तर था,
अर्थात नाटो के विरोध में वार्सा पैक्ट रशिया के द्वारा बनाया गया था। इसका प्रधान कार्यालय मॉस्को में था। सोवियत संघ के अतिरिक्त इसके अन्य सदस्य जो है अल्बानिया, बुल्गारिया, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, पोलैंड और रोमानिया थे। इस पैक्ट में अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि यदि किसी सदस्य पर आक्रमण होने पर सभी सदस्य जो है सभी प्रकार की सहायता करेंगे। 1 जुलाई 1991 को एक सैनिक गठबंधन संगठन के रूप में वार्सा पैक्ट को समाप्त कर दिया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, वार्सा पैक्ट का गठन कब हुआ था? तो 1955 में, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से किसका संबंध गुटनिरपेक्ष आंदोलन से नहीं है? तो इसका राइट आंसर विंस्टन चर्चिल यानी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, इसका संबंध नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री, इनका संबंध कर्नल नासिर ये मिस्र के थे और मार्शल टिटो यूगोस्लाविया के थे। इन तीनों के द्वारा ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन को जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की गई थी। आप देख सकते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन में 3 बड़े स्तंभ हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, कर्नल नासिर मिस्र के और मार्शल टिटो यूगोस्लाविया के सामाजिक और राजनीतिक दर्शन के आधार पर सिद्धांत आधारित स्वतंत्र विदेश नीति के निर्माण के पक्षधर थे। और विंस्टन चर्चिल जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, तो इससे इनका कोई संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन है, शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो शांति के लिए एकता प्रस्ताव जो है कोरिया संकट के समय ला गया था, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं जून 1950 में उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया पर आक्रमण किया था, यानी नॉर्थ कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण किया था और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उत्पन्न हुए गतिरोध को समाप्त करने के लिए सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत महासभा द्वारा 3 नवंबर 1950 को शांति के लिए एकता प्रस्ताव के रूप में इसे स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के उदय का कारण था? एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के उदय का कारण क्या हो जाएगा? सोवियत संघ का विघटन, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोवियत संघ के विघटन के बाद ही एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय हुआ था, यानी अमेरिका सिर पे जो है एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था रह गई थी यूएसएसआर के विघटन के बाद। आप देख सकते हैं शीत युद्ध की समाप्ति के बाद सोवियत संघ के विघटन के कारण विश्व शक्ति संरचना में संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो गया, इसलिए एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय हुआ। वर्ष 1990 के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का विश्व की एकमात्र शक्ति के रूप में उदय हुआ था। अगला क्वेश्चन है, शीत युद्ध के अंत का प्रमुख परिणाम था? तो शीत युद्ध के अंत का जो परिणाम था सी बाजार अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका आंसर रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इनमें से किस घटना को शीत युद्ध के समापन का महत्वपूर्ण कारण माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सोवियत संघ का पतन। आप देख सकते हैं शीत युद्ध के अंत का मुख्य कारण जो है सोवियत संघ रूस में उभरता हुआ आर्थिक एवं राजनीतिक संकट था, जिससे उसका पतन हो गया, तथा साथ ही पूर्वी यूरोप में साम्यवाद का ध्वस्त होना भी शीत युद्ध के अंत का कारण है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे तो शीत युद्ध की समाप्ति के परिणामस्वरूप खाड़ी संकट 1989, 90 और 90 के मध्य जो है सोवियत संघ और अमेरिका ने मिलकर सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का समर्थन किया था और जर्मनी का एकीकरण हो गया था, बर्लिन की दीवार का पतन हो गया था, वार्सा पैक्ट भंग कर दिया गया था, तथा दो महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस के मध्य जो है मधुर संबंधों का सूत्रपात हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नेहरू विश्व के सामने अपने देश की आवाज थे, वे शेष दुनिया के साथ अपने देश की नीति के दार्शनिक, निर्माता और मंत्री थे। अन्य किसी देश में कोई व्यक्ति जो है विदेश नीति के निर्माण में इतनी प्रभावी भूमिका अदा नहीं करता जितनी नेहरू भारत में करते थे। तो यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है माइकल ब्रेसर का है, ये उनके द्वारा कहा गया था, यानी ए इज राइट आंसर हो जाएगा। माइकल ब्रेसर ने अपनी पुस्तक नेहरू ए पॉलिटिकल बायोग्राफी में उपयुक्त विचार व्यक्त किए थे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ब्रांट आयोग के अध्यक्ष विली ब्रांट किस देश के रहने वाले थे? तो ब्रांट आयोग के अध्यक्ष जो विली ब्रांट थे वो पश्चिमी जर्मनी के रहने वाले थे, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 29 नवंबर 1977 को संयुक्त राष्ट्र ने पश्चिमी जर्मनी के भूतपूर्व चांसलर विली ब्रांट की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय विकास के विषयों पर एक स्वतंत्र आयोग की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, लैटिन अमेरिका में टिलोको की संधि का संबंध किस विषय से है? तो लैटिन अमेरिका में टलाटिलोको संधि का संबंध जो है परमाणु हथियारों से है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं टलाटिलोको संधि जो ट्रीटी ऑफ टिलाटलको का संबंध जो परमाणु हथियारों से है। यह संधि 14 जनवरी 1967 को हस्ताक्षरित हुई थी और 22 अप्रैल 1968 को प्रभावी हुई थी। इसी संधि के द्वारा लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियाई देश इस क्षेत्र को परमाणु मुक्त रखने पर सहमत हुए थे।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, बराक ओबामा की चीन नीति को किस नाम से जाना जाता है? तो बराक ओबामा के द्वारा जो चीन पॉलिसी बनाई गई थी उसे पिवट टू एशिया पॉलिसी कहा गया है। पिवट टू एशिया पॉलिसी, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पिवट टू एशिया पॉलिसी। आप देख सकते हैं बराक ओबामा की चीन नीति को पिवट टू एशिया पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। वो बराक ओबामा जो है प्रशासन ने जनवरी 2012 में इसे प्रारंभ किया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आत्मनिर्णय के अधिकार का विस्तृत प्रयोग कब हुआ था? तो आत्मनिर्णय के अधिकार का जो विस्तृत प्रयोग हुआ था वो प्रथम विश्व युद्ध के समय और उसके पश्चात हुआ था, यानी 1414 से 1418 के बीच। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, वैश्विक स्तर पर परमाणु ऊर्जा संबंधी मामलों के लिए गठित संगठन का नाम है? तो संगठन का नाम अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अधिकरण, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वैश्विक, इसका एक्सप्लेनेशन आप देख लेते हैं। वैश्विक स्तर पर परमाणु ऊर्जा संबंधी मामलों के लिए गठित संगठन का नाम जो है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है। यह अभिकरण नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के साथ साथ इसके सैन्य उपयोग को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अमेरिका से खाद्य सुरक्षा पर सहमति के पश्चात भारत ने किस प्रस्ताव पर सहमति दिया है? तो भारत ने विश्व व्यापार संगठन के व्यापार सरलीकरण समझौते पर जो है सहमति दिया है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिसंबर 2013 में बाली, इंडोनेशिया में दोनों देश भारत और अमेरिका के बीच खाद्य सुरक्षा पर सहमति के बाद भारत ने विकासशील देशों द्वारा अनुरक्षित विश्व व्यापार संगठन WTO के व्यापार सरलीकरण समझौते पर अपनी सहमति जो है व्यक्त की थी। अगला क्वेश्चन है, स्टार वॉर कार्यक्रम के नाम से प्रसिद्ध रीगन के एक सशक्तिकरण कार्यक्रम का नाम है? तो इसका नाम था स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव था। स्टार वॉर कार्यक्रम ये रीगन के द्वारा दिया गया था। इसका जो नाम था स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव था, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टार वॉर कार्यक्रम के नाम से प्रसिद्ध अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के इस सशक्तिकरण कार्यक्रम का नाम जो है स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव था। अर्थात रीगन ने जो है रशिया के खिलाफ ये शब्द यूज किए थे कि हम जो है अगर परमाणु हथियारों की वर्षा करेंगे तो स्टारों की तरह, यानी स्टार वॉर्स की तरह करेंगे। अगला क्वेश्चन है, बराक ओबामा ने इस्लामिक स्टेट विरोधी संगठन या गठबंधन में कौन से देश सम्मिलित नहीं हैं? तो इसमें ईरान जो है सम्मिलित नहीं है। बराक ओबामा के इस्लामिक स्टेट विरोधी गठबंधन में कौन से देश सम्मिलित? सऊदी अरब सम्मिलित है, जॉर्डन भी सम्मिलित है, संयुक्त अरब अमीरात भी सम्मिलित है, ईरान इसमें सम्मिलित नहीं है। आप देख सकते हैं बराक ओबामा के इस्लामिक स्टेट विरोधी गठबंधन में ईरान सम्मिलित नहीं है, जबकि इस्लामिक स्टेट विरोधी गठबंधन में संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जॉर्डन, बहरीन, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात आदि सम्मिलित हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित अधिक से अधिक क्वेश्चनों को हमने कंप्लीट करने की कोशिश की। नेक्स्ट वीडियो में हम संयुक्त राष्ट्र और उससे संबंधित सभी क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।